हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों BA सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट है, उनके लिए आज के इस पेपर में यानी कि मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और जो ये आपका प्रश्न पत्र होगा वो राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा से संबंधित होगा। जिनका पेपर अभी हाल में ही हो रहा था उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके उनमें किस तरीके से पेपर का लाभ था, और अब जिनका आने वाला सब्जेक्ट होगा उनके लिए ये किस प्रकार लाभदायक होगा, वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको गणनाएँ करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और अच्छे से तैयारी भी करने होंगे। तो सभी के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। अगर आप लोग पुराने छात्र छात्रा हैं तो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में किस तरीके से हमें तैयारी करने हैं सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे बताया गया PA सेकेंड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पर दिया प्रश्न पत्र आपका दिया जाएगा राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा। खंड आ आपका निर्धारित किया है, खंड आ से सभी प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपको 150 शब्दों में देना होगा। और आपको टाइम 2 घंटे का निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर का होगा। अब जैसे प्रश्न आपका आएगा कि पहले का फर्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट नंबर का आएगा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा। और ये आपके जो खंड आ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट होते हैं और इसमें से जैसे भी आपको प्रश्न आते हैं वो आपको ऐसे करने होंगे। तो मैं आपको बस केवल एक सिंपल फंडा से मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे। अब जैसे आपका आता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आप लोग जानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसे क्यों शक्ति का अध्ययन कहा गया है, वो यहाँ पे आप लोग समझेंगे। जैसे राजनीति विज्ञान में अलग अलग महाशयों जी का अलग अलग अपना मत प्रकट किया है और अपने हिसाब से उन्होंने ये परिभाषाएँ दी हैं। तो इसमें जैसे आप लिखेंगे कि लासबेल, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन मैक्सवेबर आदि विद्वानों ने शक्ति को राजनीति विज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार किया है। कैटलिन जी ने शक्ति को सभी राजनीतिक कार्यों की कुंजी मानते हैं। और लासबेल जी के अनुसार कहा गया है कि राजनीति शास्त्र वह राजनीति है जो यह बताए हैं कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। चार्ल्स मेरियम और मैक्स वेबर जी ने राज्य के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप के अध्ययन पर बल दिया है और राजनीति को प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए किया जाने वाला संघर्ष बताया। और इस प्रकार शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है, यानी कि जो शक्ति माना है उन्होंने, तो इसी को उन्होंने यानी कि किसने, लासबेल, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन और मैक्स वेबर आदि विद्वानों ने शक्ति को अनेक प्रकार से उन्होंने शक्ति का केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार किसका आवश्यक तत्व है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है होगा। जिसे बताया गया कि सरकार किसका आवश्यक तत्व है। आप लोगों को पता है कि जो सरकार है उनका जो आवश्यक तत्व होता है वो किस प्रकार से आपको निर्धारित किया जाता है, कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस होती है कि सरकार जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व होता है। जो सरकार क्या होता है, किसका होता है, राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर में तो आप लोग जानिए कि निश्चित भूभाग होता है, सेकंड नंबर में निश्चित जनसंख्या हो जाती है, और थर्ड नंबर आता है सरकार, और फोर्थ नंबर आता है संप्रभुता। सरकार ही राज्य की वास्तविक रूप है और राज्य की तरफ से कार्यों का संचालन सरकार ही करती है। सरकारें बदलती रहते हैं लेकिन स्थान जो है कि जो राज्य होते हैं वो अस्थायी रूप से बना रहता है। तो ये होता है आपका राज्य के आवश्यक, सरकार किसके आवश्यक तत्व होते हैं, ये होते हैं 4। उसका फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर कि राज्य के कोई 2 कार्य बताइए। अब जैसे राज्य के कोई 2 कार्य, आपको कोई कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हमने आप लोग के बनाए हैं, ये आपके पढ़ने के लिए आसान होगा और अच्छे से आपको समझने के लिए। अब जैसे राज्य के जो 2 कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्य नंबर से वो आप लोग 2 रूप से कि बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना है, ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया जो राज्य का है। राज्य के जो 2 कार्य हैं। सेकंड नंबर आता है आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाना, कि आंतरिक शांति एवं व्यवस्था को ऑटोमेटिक आपको बनाए रखना होगा। उसके बाद फिर आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है बताइए।
यह आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है, हेडिंग डालेंगे आप आंतरिक संप्रभुता का अर्थ। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि राज्य की अपनी सीमा के अंतर्गत, राज्य की अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च और संपूर्ण शक्ति संपन्न होना, राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई भी राज्य सत्ता की शक्ति की चुनौती नहीं दे सकती है। यानी कि टोटल का एक बार बात करें, गार्नर महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित किसी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। तो ये आता है आपका आंतरिक संप्रभुता के बारे में। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब 5 नंबर क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन किसे कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन आप लोग जानते हैं। अध्यक्षात्मक शासन जैसे मान लीजिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करें, उनके शासन के अंतर उनके शासन की प्रणाली जो होती है वो आती है। अच्छा, अध्यक्षात्मक शासन वह शासन है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका आप लोग जानते हैं जो कार्य करने की समिति में आती है, और जो विधायिका होती हैं जो अपनी कार्य को प्रस्तुत करते हैं, अपनी अवधि अपनी शक्तियों और कार्यों के संबंध में एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रहती हैं। और इस शासन व्यवस्था में राज्य का प्रधान एक राष्ट्रपति होता है और जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है तथा संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का उपयोग करता है। इसमें कार्यपालिका शक्ति विभाजित नहीं होती है और वह ना विधानमंडल का भाग होता है और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वह अपनी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण करता है जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो उसके प्रसाद अपर्यंत तथा अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति को समय से पूर्व केवल महाभियोग द्वारा ही अब उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये आ गया आपका अध्यक्षात्मक शासन है कि जो अध्यक्षात्मक शासन होता है, इनके जो मुख्य रूप से अध्यक्षात्मक शासन करने वाला होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। फिर आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है, यानी कि राजनीति जो शास्त्र है वो सरकार से संबंधित है। इसमें लिखेंगे आप लोग लीकाक जी का कहना है कि लीकाक महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि राजनीति सरकार से संबंधित विद्या है। कौन है, राजनीति सरकार से संबंधित विद्या है। इसमें केवल सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसकी शक्तियों का प्रयोग सरकार करती है और इसलिए सीले और लीकाक जी ने राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन ही शामिल किया है। सीले जी ने राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है जैसे अर्थशास्त्र का धन का और बीजगणित में अंकों का तथा रेखा गणित में स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का किया जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने सरकार और किसका किया है, इन्होंने सरकार और राजनीति शास्त्र का। तो ये इस तरीके से इन्होंने अपना मत प्रकट किया है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th नंबर क्वेश्चन बताया गया है कि राज्य के तत्व बताइए। अब इसमें लिखेंगे राज्य के तत्व में दोस्तों आता है जैसे राजनीति विज्ञान की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता है। राज्य के निम्न 4 तत्व तो स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर में आता है आपका जनसंख्या, सेकेंड नंबर आता है निश्चित भूभाग, फिर आता है 3rd नंबर संगठित सरकार और 4th नंबर आता है संप्रभुता। तो ये 4 आपके राज्य के तत्व होते हैं और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर बात करें तो राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 आपके मुख्य रूप से राज्य के तत्व बताए गए हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8th नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता के बारे में बताइए। स्वतंत्रता होता है दोस्तों जिसे स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता का मतलब बताया गया है इसमें कि बिना किसी दबाव के कारण आप एकदम किसी चीज़ में कि आप
को कोई दबाव नहीं है, तो इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति के लिए उस सीमा तक है जिस सीमा तक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना उत्पन्न हो अथवा उसे कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कहने का मतलब इसमें तय गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बाधा में उसके सामने बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसकी कठिनाई उसके सामने ना करना पड़े, तो इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। लास्की महोदय जी के अनुसार बताया गया कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर कोई प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हो। स्वतंत्रता का उपयोग उसी सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। तो ये था आपका स्वतंत्रता के बारे में। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उदारवाद क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदारवाद क्या है दोस्तों? कि उदारवाद से तात्पर्य व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उदारवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र तो छोड़ दिया जाए और राज्य की सीमित अधिकार दिया जाएगा। व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकते हैं उन्हीं कार्यों को केवल राज्य के द्वारा किया जाए। उदारवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, अर्थात जो सरकार सबसे कम नियमों का निर्माण करे, बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मात्र राज्य का है और शेष कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये होता है उदारवाद के बारे में। उसके बाद में फिर आता है 10th नंबर क्वेश्चन, एकात्मक शासन क्या है? यानी एकात्मक शासन के बारे में बताइए। इसमें लिखेंगे कि एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। यानी कि प्रांतों को शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है और केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापस ले सकती हैं, अर्थात इकाइयों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर होता है। गार्नर महोदय जी के अनुसार बताया गया है इसमें एकात्मक शासन के बारे में कि जब संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां एक केंद्र सरकार से में निहित होती हैं तथा स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं उसकी स्वायत्तता केंद्र पर निर्भर हो, तब उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। और इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं होता है और राज्य के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। तो ये आता है एकात्मक शासन, यानी यही होता है हमारा एकात्मक शासन का मतलब। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सेक्शन ए के सारे प्रश्न। अब आपका आता है सेक्शन बी। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पेपर के नज़रिए से तो देखिए तो आपका ये एक रामबाण दवा का काम करेगा दोस्तों। तो अब आपका आता है इसमें खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 150 शब्दों में देना है। अब आपका आता है 2nd नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य क्या है, उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। अब जैसे आता है राज्य के बारे में, इसमें लिखेंगे कि अरस्तु जी के कथन का सत्य ही राज्य की उत्पत्ति जीवन का संभव बनाने के लिए हुई है तथा वह सुखी और समृद्ध जीवन के लिए कायम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना करता है और राज्य इन सभी संघों में उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च संगठन। अरस्तु जी ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। गार्नर महोदय जी के अनुसार जो परिभाषा बताई गई है वो निम्नलिखित बताई गई, वो क्या बताई गई कि राजनीतिक विज्ञान में और सार्वजनिक कल्याण की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता है। अब आता है राज्य के तत्व। राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? इसमें निम्न बताए गए हैं राज्य के तत्व।
इसमें मुख्य रूप से 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो बताया गया है आपका इसमें कि सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हुआ जन समुदाय। सेकेंड नंबर कि शासन अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकारों की सीमा निश्चित करने वाले नियमों का लिखित एवं अलिखित संकलन। थर्ड नंबर कि सरकार या शासन तंत्र के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था। सिजविक जी ने राज्य के 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? इन्होंने बताया है कि सरकार, भूखंड और जनता, ये बताए हैं सिविजिक जी ने। ब्लंटसली जी के अनुसार भूखंड, जनता, एकता एवं संगठन 4 राज्य के प्रमुख तत्व हैं। और फिर गार्नर महोदय जी के अनुसार जो राज्य के तत्व बताए गए हैं वो मुख्य रूप से भी बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इन्होंने बताया है कि मनुष्यों का समुदाय फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर बताया उन्होंने कि एक प्रदेश जिसमें वे अस्थायी रूप से रहते हैं। थर्ड नंबर बताया कि आंतरिक संप्रभुता एवं बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। और फोर्थ नंबर बताया है एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसके द्वारा जनता की सामूहिक इच्छा का अभिव्यक्ति हो और कार्य रूप में परिणित हो सके। उसके बाद फिर आता है आपका जनसंख्या आती है। ये किसके द्वारा बताया गया है? गार्नर जी ने अपने विचार सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई है। उन्होंने फर्स्ट नंबर बताया है जनसंख्या में इन्होंने बताया है। उसका फिर आता है सेकेंड नंबर निश्चित प्रदेश। और फोर्थ नंबर आता है इसमें सरकार। उसका हमने 5 नंबर बताया इन्होंने संप्रभुता। तो इस तरीके से इन्होंने तीनों और चारों में इन्होंने अलग अलग तरीके से अपना मत प्रकट किया है। उसके बाद फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन बताया इन्होंने कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसमें लिखेंगे आप लोग थर्ड नंबर में कि जो दैवीय सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति में क्या इसमें बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो दैवीय सिद्धांत है। जो प्राचीनतम सिद्धांत है वो कौन सा है? दैवीय सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। राज्य मानवकृत संस्था नहीं है बल्कि वह एक दैवी संस्था है। क्या है? दैवी संस्था है। और राज्य ईश्वर की दी हुई वस्तु है। इस धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और इस सिद्धांत के अनुसार राजा अपने अच्छे या बुरे कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। राजा सर्वोच्च सत्ताधारी है और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का नैतिक धर्म है और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना ईश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा होती है। इंग्लैंड के राजा जेम्स ने कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है। फ्रांस के लुई 14वें ने भी राज्य की उत्पत्ति की दैवी सिद्धांत का समर्थन किया था। उसके अनुसार मैं ही राजा हूँ। इसी आधार पर उसने निरंकुश शासन की स्थापित किया था। यानी कि जो लुई 14वें थे उनका जो कहा गया है कि मैं ही राजा हूँ, उनका ये सिद्धांत था कि मैं ही राजा हूँ। एक इसके लेखक हैं, कभी कभी प्रश्न जिनका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। दैवी सिद्धांत के अनुसार निम्न प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं? इसमें फर्स्ट नंबर बताया गया है दोस्तों कि राजपद ईश्वरीय देन है। सेकेंड नंबर राजा का पद पैतृक है और वंशानुगत आधार पर चलता रहता है। थर्ड नंबर बताया गया है कि राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। फोर्थ नंबर बताया कि राजा की सत्ता का विरोध करना पाप है। आधुनिक समय में इस सिद्धांत का महत्व समाप्त हो गया है और इसे केवल रूढ़वादी संज्ञा दी जाने लगी है। आज के जनतांत्रिक युग में राज्य की शक्ति की क्षेत्र जनता का बताया जाता है और फ्रांस की राज्य क्रांति के इस सिद्धांत का गहरा आघात पहुंचा है और राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का अंत कर दिया गया है। राजाओं की निरंकुशता और शक्ति सिद्धांत भी दैवी सिद्धांत के पतन का कारण माना जाता है। तो ये आता है यानी कि राज्य की उत्पत्ति में दैवीय सिद्धांत की आलोचना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, दल विहीन प्रजातंत्र पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसमें आता है दल विहीन का मतलब होता है दोस्तों कि एक दल से दूसरे दल में विलय होना। अब जैसे बताया गया इसमें हम आपको पूर्ण रूप से अच्छे से एक पॉइंट समझाएंगे
क्योंकि इसमें सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दल विहीन जो है वो प्रजातंत्र पर किस प्रकार है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताएंगे जो आपके पेपर के नज़रिए से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सारे एक एक पॉइंट करके और पॉइंट जो आपका है इसमें वो आपको क्लियर किया जाएगा। अब जैसे बताया गया कि प्रजातंत्र को जनता की सरकार, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा जाता है। लेकिन आज प्रजातंत्र का रूप बदल गया है। जो जनता वास्तव में सत्ताधारी है वह शासित हो गई है और जनता पर बहुमत पार्टी का शासन हो गई है। आज जनता वोट मात्र देने की अधिकारी रह गई है। M.N. राय के अनुसार वास्तविक प्रजातंत्र तो जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में है और जिस पर जनता का सीधा नियंत्रण होता है। आज का प्रजातंत्र तो दलगत राजनीति के दलदल में फंसा हुआ है और इस दलदल से निकलने का केवल एक ही रास्ता है कि दल विहीन प्रजातंत्र की रूपरेखा तैयार की जाए, अर्थात राजनीतिक दलों को समाप्त किया जाए। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व संघर्ष और वैमनस्य उत्पन्न करके संपूर्ण जीवन वातावरण को दूषित कर देता है। राजनीतिक दलों में व्याप्त कमियों के कारण दलविहीन प्रजातंत्र की वकालत की जाने लगी है। संपूर्ण देश में प्रजातंत्र नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाएगा और भारतीय शासन की निचली इकाई ग्राम है, जो प्रत्येक ग्राम में वहाँ के निवासियों का ग्राम पंचायत पर नियंत्रण होगा। अब जैसे दल विहीन प्रजातंत्र के कुछ गुण देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। फर्स्ट नंबर बताया गया है इसमें कि देश के अंदर गुटबंदी, पार्टीबंदी एवं झगड़े समाप्त हो जाएंगे। सेकेंड नंबर कि राजनीतिक दल मनमुटाव को बढ़ावा देते हैं और इनके समाप्त होने पर सहयोग की भावना बढ़ेगी। थर्ड नंबर बताया गया दोस्तों कि जनता में प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करने की इच्छा और क्षमता होगी। फोर्थ नंबर बताया कि दलों के अभाव में जनता जनमत की निर्णय बड़ी कुशलता से कर लेंगी। और 5 नंबर बताया गया है कि जो दल विहीन के गुण हैं कि दल विहीन प्रजातंत्र में दल विहीन समाज होगा, अतः आपस में त्याग की भावना होगी। और उसका फिर 6 नंबर पॉइंट बताया गया है कि दल विहीन प्रजातंत्र में समाज का ढांचा आदर्शमय होता है। और 7 नंबर में बताया गया है कि जनता का नैतिक उत्थान दल विहीन प्रजातंत्र में ही होता है। तो ये आता है आपका दल विहीन के बारे में। उसका में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर कि धर्मनिरपेक्षता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब सबसे पहले आप जानेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता राजनीति विज्ञान का वह एक महत्वपूर्ण विषय हो चुका है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है दोस्तों कि धर्म जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाएगा तथा धर्म के आधार पर अपने नागरिकों को कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के धर्म यानी कि राज्य के द्वारा धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक रखा जाएगा। तो यही होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि जो राज्य है वो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं होगा और जो धर्म के प्रति उत्तरदायी हैं वो राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। राजनीति क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन की नीतियाँ, शासन के द्वारा आर्थिक सहायता आदि धर्म के आधार पर ना हो और राजनीतिक दलों एवं अन्य संस्थाओं का संगठन धार्मिक आधार पर ना किया जाए। राज्य का कोई धर्म ना हो और न्यायालय द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए और राज्य के द्वारा नागरिकों को वह अधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सके और किसी भी धर्म का त्याग कर सके। डॉक्टर राधाकृष्ण जी के अनुसार बताया कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना या संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना। क्या होना? पूर्णतः क्या बताया उन्होंने? आध्यात्मिक होना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बताया है इसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है या नहीं कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका मात्र यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा और राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होगा कि राज्य धार्मिक यानी कि जो राज्य है वो विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात ना करे और ना किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाए।
अब आता है की धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएँ। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएँ निम्नलिखित बताई गई हैं। फर्स्ट नंबर में आता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जो धर्म की विशेषताएँ हैं वो आपको इस तरीके से हैं। फर्स्ट नंबर जो आपको हमने बता दिया कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। सेकेंड नंबर है कि इसमें सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता होगी। थर्ड नंबर कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अधार्मिक नहीं होता है। फोर्थ नंबर आएगा कि यह लोकतंत्र का पक्षपाती होगा। 5 नंबर इसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा। 6 नंबर सभी धर्मों के अनुयायियों का समान अधिकार मिलता है। फिर आता है 7th नंबर कि ऐसा राज्य किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा। और 8th नंबर आएगा कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। फिर आता है 9th नंबर कि कोई भी नागरिक राज्य के कानून से मुक्त नहीं होता है। और फिर 10th नंबर है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य निरंकुश शासन का विरोध करता है। तो इस तरीके से था धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि अराजकतावाद क्या है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। अराजकतावाद किसे कहते हैं? अब आपका आता है अराजकतावाद। अराजकतावाद को अशांति, युद्ध, विनाश एवं आतंक के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यह एक मिथ्या धारणा है। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य का कार्यक्षेत्र उसी शक्ति एवं अधिकार के बारे में बतलाती है या राज्य के अत्यधिक कार्यक्षेत्र का विरोध करती है। मार्क्सवादियों की तरह यह भी मानते हैं कि जब समाज वर्ग विहीन हो जाएगा तब राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगा और राज्य अनावश्यक एवं अनुपयोगी संस्था है। राज्य शोषण का यंत्र है और इसका अंत कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द अनार्किया से हुई है और जिसका अर्थ है शासन का अभाव। क्या होता है दोस्तों? शासन का अभाव। अराजकतावादी एक ऐसी संस्था के समर्थक हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है, जिसकी सदस्यता का आधार वैकल्पिक इच्छा हो जो कि वर्ग विभेद से मुक्त हो। इस प्रकार अराजकतावादी राज्य को अंत कर और इस प्रकार अराजकता राज्य का अंत कर स्वतंत्र समुदायों की एक संघीय व्यवस्था का स्थापना करना। अब आता है अराजकतावाद के निम्न उद्देश्य माने गए हैं। उद्देश्य कौन कौन से हैं अराजकतावाद के? फर्स्ट नंबर बताया गया है उद्देश्य में इसमें कि अराजकतावाद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए उसे स्वाभाविक रूप से प्रदान कराने में सहायक परिस्थितियों का निर्माण करना। सेकंड नंबर कि राज्य रूपी उस दमनकारी संस्था का विरोध करना जिसका आधार ही शक्ति, हिंसा और कठोर नियंत्रण है। थर्ड नंबर में आता है दोस्तों कि व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। फिर आता है फोर्थ नंबर कि अराजकतावाद का लक्ष्य मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता में हो। फिर आता है अराजकतावाद के लक्षण। अराजकतावाद का लक्षण क्या है दोस्तों? कि अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। जो फर्स्ट नंबर में बताया गया है कि राज्य का विरोध, सेकेंड नंबर बताया गया है पूंजीवाद का विरोध, थर्ड नंबर लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि शासन का विरोध, फिर आता है फोर्थ नंबर कि विकेंद्रीकरण का विरोध, और 5 नंबर है व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध, और 6 नंबर बताया गया है धर्म का विरोध ही। ये अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण हैं। तो आई होप आप लोग को सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आता है सेक्शन सी में। सेक्शन सी यानी खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 450 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न बताया गया कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न बताया कि राज्य की उत्पत्ति के से सामाजिक संविदा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिर उसका 9th नंबर प्रश्न है कि आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, विवेचना कीजिए। और 10 नंबर प्रश्न है आपका कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये आपको 2-2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, अच्छे से आपको तैयारी भी करने में आपको समझ में आएगा और आपको जो बोरियत फीलिंग होती है पढ़ाई से वो आपको यहाँ से क्लियर होती जाएगी। तो दोस्तों
आप लोग को यहीं तक वीडियो आपकी ये रहेगी और अगली वीडियो में हम आपको इसका जो दो प्रश्न बचे हैं उसको क्लियर कर देंगे। आपको इसमें आपको 2 चीज़ें की, एक तो आपको पढ़ाई करने का आसान सा तरीका ज्ञात हो जाता है और सेकंड नंबर जो आपका था वो आपका जो लेखन पद्धति होता है कि हमें कॉपी कैसे लिखनी होगी सर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।